एक रात मैं चुपचाप सामान लेकर अपने घर जा रहा था। तभी मैंने देखा कि दो लड़कियां मिलकर एक अकेली लड़की को पीट रही थी, वो भी बिना किसी वजह के। मैंने सोचा कि मेरा इस मामले में ना पड़ना ही सही रहेगा। वैसे भी बिल्लियों की लड़ाई में मेरे जैसे शेर की क्या ही जरूरत होगी। इतना सोचकर मैं वहां से जाने लगा। तभी मैंने उस लड़की की एक चीख सुनी। तब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मेरा जैसा शेर उसकी मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। इसलिए मैंने तुरंत पुलिस को फोन लगा दिया और उन लड़कियों की प्रूफ के तौर पर वीडियो भी बना ली। तभी वो लड़की एक लोहे की रॉड से उसे मारने वाली थी, पर मैं बीच में आ गया। तब उनमें से एक ने मुझे घूर कर पूछा कि मैं कौन हूं और मुझे इससे क्या मतलब है। मैंने साफ कहा कि अगर कोई किसी को मार रहा हो तो चुप रहना भी ठीक नहीं, ऊपर से इतनी बेशर्मी से मारपीट करना और फिर खुद को सही समझना तो और भी गलत है। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं पुलिस को कॉल कर चुका हूं और अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। वे मुझे उल्टा धमकाने लगी कि मैं बेवजह दूसरों के मामले में टांग अड़ा रहा हूं और वहां से निकल जाऊं। और फिर उनमें से एक ने मुझ पर ही हमला करना शुरू कर दिया। तब मैंने उनसे बचते हुए उस लड़की से कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ उसे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। ऑफिसर्स ने उन दोनों लड़कियों को पकड़ लिया और फिर मेरे पास आकर मुझे हाथ सिर के पीछे रखकर बैठ जाने का आदेश दिया। मैं भी चुपचाप वहां बैठ गया। तब उन्होंने पूछा कि हमें कॉल करके किसने जानकारी दी थी। तब मैंने बताया कि उन्हें कॉल मैंने ही की थी। फिर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मैंने बताया कि मैं वहां से गुजर रहा था और मैंने देखा कि दो लड़कियां लगातार एक लड़की को मार रही थीं। सबसे खास बात यह थी कि जिसे पीटा जा रहा था उसने पूरी घटना के दौरान पलटकर हाथ तक नहीं उठाया। मैंने पूरा मामला अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी किया था और वो वीडियो एविडेंस के तौर पर पुलिस को दे सकता था। फिर ऑफिसर ने घायल लड़की से पूछा कि वो चल सकती है या नहीं। उसने कहा कि वो चल सकती है। तब वो उठने की कोशिश करने लगी। मैंने भी उसे उठने में मदद की। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। लड़की ने मना कर दिया और बताया कि चोटें सिर्फ ऊपर ऊपर की हैं, ज़्यादा गंभीर नहीं हैं। तब मैंने उसे समझाया कि ट्रीटमेंट का खर्च उसे खुद नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस उन दोनों लड़कियों से वसूले जाएंगे जिन्होंने उसे मारा था। इसके बाद हम लोग हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर ने उसके घाव पर दवा लगाना शुरू कर दिया। उस लड़की को काफी दर्द हो रहा था, इसलिए उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तब मैंने घबराकर पूछा कि कहीं इसके चेहरे पर निशान तो नहीं रह जाएगा। डॉक्टर ने भरोसा दिलाया कि सही मेडिसिन और ऑइंटमेंट से चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन आ गए। पुलिस ऑफिसर ने हमें वहां कुछ देर इंतजार करने को कहा और खुद जाकर उन लड़कियों की स्थिति देखने लगा। फिर इसके बाद मैंने देखा कि उसे काफी ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने उसे अपना जैकेट पहना दिया। उसने मुझे घबराई हुई आवाज में शुक्रिया कहा। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करके पूछा कि आखिर वो दोनों तुम्हें मार क्यों रही थी। तब उसने बस इतना बताया कि मैं ज्यादा बातें नहीं करती, इसलिए वे लोग मुझे पसंद नहीं करती थीं और इसी वजह से मेरे साथ झगड़ा कर रही थी। फिर मैंने पूछा कि क्या तुम किसी बार में ड्रिंक करने गई थी। तब उसने साफ कहा कि नहीं, मैं वहां टेम्पररी जॉब कर रही थी जिससे थोड़े बहुत पैसे कमा सके। तभी पुलिस ऑफिसर ने आकर हमें बताया कि अब तक मिली जानकारी से उसे घटना की पूरी तस्वीर समझ आ चुकी है। उसने हमें अंदर बुलाकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने को कहा। हम दोनों कुर्सी पर बैठ गए और ऑफिसर ने डिटेल्स लिखना शुरू किया। मेरा नाम शुवंग था, उम्र 18 साल और मैं लियांचिंग फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था। फिर मुझसे पूछा गया कि मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं। मैंने बताया कि मेरे परिवार की एक फ्लावर शॉप है, लेकिन वो लियांचिंग में नहीं बल्कि किसी दूसरे शहर में है। इसके बाद उस लड़की से जानकारी ली गई। उसका नाम यान जुनशी था और उसकी उम्र 21 साल थी। जब उससे पेरेंट्स के बारे में पूछा गया तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। फिर उसने बताया कि उसके माता पिता नहीं हैं और उसके होम टाउन में सिर्फ उसकी दादी रहती हैं। स्टेटमेंट पूरा होने के बाद ऑफिसर ने हम दोनों को समझाया कि अब काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए हमें जल्दी घर लौट जाना चाहिए। बाहर इतनी देर तक अकेले घूमना सुरक्षित नहीं है। हमने उसे धन्यवाद दिया और वहां से निकलने लगे, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही वो थक गई और एक बेंच पर जाकर बैठ गई। तब मैंने पूछा कि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं है। उसने कहा कि कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर बैठना चाहती है। तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगी। मैं समझ गया कि उसे भूख लगी है। तब मैंने उसे बताया कि मैं पास की दुकान से एग फ्राइड राइस लेकर आया था और ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम इसमें से कुछ खा सकती हो। उसने तुरंत मना किया और कहा कि मैं खुद खा लूं। मैंने उसे समझाया कि उसके शरीर पर अभी चोटें हैं और अगर वो कुछ खाएगी नहीं तो घर तक जाने की ताकत कहाँ से आएगी। आखिर में उसने खाना स्वीकार कर लिया। मैंने मजाक में बताया कि ये डिलक्स वर्जन है और इसमें एक एक्स्ट्रा एग भी है। उसने धन्यवाद कहा और खाना खाने लगी। वो खाना खाते हुए भी बहुत रो रही थी। फिर इसके बाद उसने मुझे देखकर पूछा कि मैं स्टूडेंट हूँ तो इतनी रात को वापस यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहा। मैंने बताया कि अब बहुत देर हो चुकी है और हॉस्टल का गेट बंद हो चुका होगा। उसने पूछा कि फिर आज रात मैं कहाँ रहूंगा। तब मैंने बताया कि मेरे पास कोई खास प्लान नहीं है, मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, इसलिए होटल में रूम मिलना मुश्किल है और फ़ोन की बैटरी भी लगभग ख़त्म होने वाली है। इसलिए मैंने सोचा है कि किसी इंटरनेट कैफ़े में रात गुजार लूँगा। फिर उसने मुझसे कहा कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। फिर वो वहाँ से चली गई और मैं चुपचाप उसी बेंच पर बैठा रह गया। लेकिन कुछ देर बाद वो वापस आ गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं आज रात के लिए उसके घर चल सकता हूँ। मैंने हैरानी से पूछा कि उसके घर पर। उसने तुरंत साफ किया कि वो उसका अपना घर नहीं बल्कि रेंटेड रूम है और वहाँ वो अकेली रहती है। उसने ये भी कहा कि उसका कोई गलत मतलब नहीं है,
वो सिर्फ आज रात मेरी मदद का बदला चुकाना चाहती है और उस एक्सपेंसिव फ्राइड राइस के लिए भी धन्यवाद कहना चाहती है। मेरे पास दूसरा कोई खास ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं भी उसके साथ चल पड़ा। फिर दूर चलने के बाद हम लोग उसके घर के पास आ गए। आगे चलते हुए मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ आखिर कितने टाइम से रह रही हो। तब उसने बताया कि वो यहाँ काफी समय से रह रही है, इतना कि अब उसे ठीक से याद भी नहीं। मैं थोड़ा हैरानी में पड़ गया। फिर उसने बताया कि मेरा रूम तीसरी मंजिल पर है। वैसे तो जगह छोटी है, लेकिन रेंट कम था और एक इंसान के लिए काफी था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने उससे बस इतना कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, कम से कम रहने के लिए तुम्हारे पास छत तो है। तब उसने कहा कि इसे अभी घर कहना मुश्किल है। उसके हिसाब से असली घर वो होता है जहां लोगों की मौजूदगी और जिंदगी की हलचल महसूस हो। फिर हम लोग अंदर आ गए। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और खुद गर्म पानी करने के लिए जाने लगी। मैंने तुरंत कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। कुछ देर बाद मैंने पूछा कि क्या चोट अभी भी दर्द कर रही है। उसने कहा कि थोड़ा दर्द है। तब मैंने तुरंत कहा कि मैं टॉवल लेकर आता हूं ताकि तुम्हारे घाव को साफ कर सकूं। मैं उसे ठीक से बुलाना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आया कि उसका नाम किस तरह लूं, इसलिए मैंने उसे यान लड़की कहकर बुलाया। उसने पूछा कि मैं अचानक उसे ऐसे क्यों बुला रहा हूं। मैंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि उसे किस नाम से बुलाना सही रहेगा। फिर मैंने पूछा कि उसे कौन सा टॉवल इस्तेमाल करना है। उसने व्हाइट वाला टॉवल इस्तेमाल करने को कहा। फिर उसने खुद ही मजाक में कहा कि ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए तुम मुझे मिस यान कह सकते हो। फिर मैं उसके घाव साफ करने लगा और पहले ही चेतावनी दे दी कि थोड़ा दर्द हो सकता है। उसने मुझे शुक्रिया कहा। तब मैंने हंसकर कहा कि आज रात तुम पता नहीं कितनी बार मुझे धन्यवाद कह चुकी हो। फिर मैंने कहा कि आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स वैसे भी अच्छे दिल वाले होते हैं, इसलिए बार बार शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने उसे आराम करने को कहा। तब उसने पूछा कि मेरे कपड़े धोने की जरूरत है क्या, क्योंकि वे पूरी तरह मिट्टी से खराब हो चुके थे। मैंने कहा कि अगर वे कपड़े धो दिए तो मैं पहनूंगा क्या। उसने कहा कि उसके पास बदलने के लिए कुछ कपड़े हैं। फिर इसके बाद जब मैं नहाकर वापस आया तो वो मुझे देखकर काफी हंसने लग गई, क्योंकि मैं उन कपड़ों में काफी अजीब लग रहा था। तब मैंने तुरंत कहा कि मैं इसे नहीं पहन सकता, बेहतर है अपने कपड़े ही वापस पहन लूं। तब उसने चेतावनी दी कि अगर मैं गंदे कपड़ों में सोया तो मुझे उसका ब्लैंकेट नहीं मिलेगा और जमीन पर सोना पड़ेगा। आखिरकार मैंने उसकी बात मान ली और मजाक किया कि इसमें तो पुराने जमाने वाली फीलिंग आ रही है। फिर मैंने पूछा कि आखिर उसके पास ऐसी कपड़े वाली शर्ट कहाँ से आई। मुझे लगा ये कपड़े तो किसी बुजुर्ग के लिए होंगे। उसने तुरंत मुझे लात मारते हुए कहा कि ये कपड़ा उसकी दादी ने खुद बनाया था। कपड़ा थोड़ा ज्यादा बड़ा था क्योंकि दादी को लगता था कि वो अभी और बड़ी होगी। तब मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये इतना बड़ा भी नहीं है कि एक लड़का नहीं पहन सकता। फिर उसने बताया कि वो अपने घर बहुत कम जाती है, शायद साल में सिर्फ एक बार, इसलिए दादी अब भी मुझे बच्चा समझती हैं। फिर मैंने पूछा कि जब तुम लियांचेंग शहर आई थी तो अपनी जिंदगी कैसे चलाती थी। उसने बताया कि दिन में कभी रेस्टोरेंट में प्लेट्स उठाती हूँ, कभी डिशेस वॉश करती हूँ, कभी फ्लायर्स बांटती हूँ और रात में बार में टेम्पररी जॉब करती हूँ। वैसे भी मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और फिलहाल मेरे पास करने के लिए यही काम है, कम से कम इनसे अपना खर्च तो निकल जाता है। तब मैंने पूछा कि ऐसी जिंदगी जीना थकाने वाला नहीं है क्या, और वैसे भी अपने होम टाउन वापस जाकर दादी के साथ रहना ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि कम से कम वहां कोई अपना तो होता। तब उसने उदास होकर कहा कि उसकी जिंदगी मेरी जैसी नहीं है। मेरे परिवार के पास फ्लावर शॉप है, मेरे पेरेंट्स भी मुझे प्यार करते हैं और मेरा एक घर भी है, लेकिन उसकी स्थिति अलग है। फिर उसने बताया कि उसके माता पिता नहीं हैं और उसे खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। वो अपनी दादी को भी सच्चाई नहीं बता सकती, क्योंकि उन्हें पता चला तो वो भी उसके साथ दुखी होंगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो घर से चुपचाप निकलकर लियांचेंग आई थी। फिर वो रोने लग गई और मुझसे माफी मांगने लगी और कहा कि मैं इसे बस उसकी मन की बात समझकर भूल जाऊं। तब मैंने फिर कहा कि वो आज रात मुझे कितनी बार धन्यवाद कहने वाली है। तब उसने समझाया कि उसे ज्यादा बातें करना नहीं आती। तब मैंने कहा कि मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम हर छोटी मदद के लिए मुझे बार बार थैंक यू कहो। अब इसके बाद वो नहाने चली गई और मैं बाहर उसका इंतजार करने लगा। जब वो नहा कर आई तो मैंने मन ही मन सोचा कि वो कितनी खूबसूरत है। फिर उसने मुझसे कहा कि कमरे में सिर्फ एक बेडरूम है, इसलिए डिसाइड करो कि रात में बेड पर कौन सोएगा। तब मैंने उससे कहा कि ऑब्वियसली तुम ही बेड पर सोना, क्योंकि मैं लड़का हूं और लड़की का फ्लोर पर सोना अच्छा नहीं लगेगा। तब उसने कहा कि जेंडर के हिसाब से ऐसा तय करना जरूरी नहीं, दोनों बराबर हैं। फिर मैं उसके कमरे को देखने लगा। तब उसने कहा कि लड़कियों के कमरे हमेशा ऐसे ही सुंदर होते हैं, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता। तब मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस कुछ और ही सोच रहा था। तब उसने पूछा कि आखिर मैंने कैसा कमरा सोचा था। तब मैंने कहा कि शायद बहुत सारे स्टफ टॉयज होंगे, दीवारों पर आइडल्स के पोस्टर्स लगे होंगे, हर तरफ पिंक कलर होगा और एक ड्रेसिंग टेबल भी जरूर होगा। वो मेरी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली कि मेरी इमेजिनेशन थोड़ी चाइल्डिश है। फिर मैंने एक गिटार को देखकर पूछा कि क्या उसे म्यूजिक पसंद है। उसने हाँ कहा। फिर इसके बाद उसने मेरे लिए नीचे बिस्तर तैयार कर दिया और कहा कि मैं एक बार चेक कर लूं कि ये आरामदायक है या नहीं। अगर ज्यादा हार्ड लगे तो वो नीचे एक और लेयर डाल देगी। तब मैंने कहा कि ये काफी सही है। फिर उसने रूम की लाइट बंद कर दी और मुझे सोने को कहा। अब थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि मैं सो गया हूं या नहीं। मैंने कहा कि नहीं। फिर मैंने पूछा कि वो खुद क्यों नहीं सो रही। उसने कहा कि उसे नींद नहीं आ रही, क्योंकि शायद वो सोने से डर रही है। तब मैंने तुरंत जवाब दिया कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूं जैसा वो सोच रही है।
तब उसने हंसते हुए कहा कि पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। फिर हम दोनों थोड़ी देर चुप रहे। फिर मैंने पूछा कि क्या वो अगले दिन भी काम पर जाएगी। तब उसने कहा कि नहीं, वो 2 दिन आराम करेगी। वैसे भी अगर चोट में इन्फेक्शन हो गया तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और थोड़ी सी मेडिसिन भी सैकड़ों युआन की पड़ सकती है। उसके जैसे इंसान के लिए ये खर्च बहुत ज़्यादा था। फिर वो मुझे सोता हुआ देखकर बाहर चली गई। मैंने भी तुरंत उसका पीछा किया। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जैसे इंसान के लिए ऐसे करना सही नहीं है। तब उसने मुझे वहाँ देखकर पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब मैंने बताया कि जब वो मुझे ब्लैंकेट देने आई थी तब मैं जाग गया था। फिर मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। तब उसने मुझे वापस जाने के लिए कहा। तब मैंने कहा कि बाहर बहुत ठंड है और मुझे डर है कि तुम कोई गलत कदम न उठा लो। तब उसने कहा कि ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर उसने मुझे देखकर हंसते हुए कहा कि मैं इतनी रात को इस हालत में बाहर कैसे आ गया, क्या तुम्हें अभी शर्म नहीं आ रही। मैंने बताया कि मेरे पास बदलने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं था, इसलिए जो मिला वही पहनकर निकल आया। उसने भी माना कि मेरे पास वैसे भी कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने उससे पूछा कि तो क्या वो सिर्फ मन हल्का करने के लिए बाहर आई थी। तब उसने बताया कि जब जिंदगी का बोझ बहुत ज़्यादा महसूस होता है तो वो शहर को कुछ देर देखती रहती है और उसका मन थोड़ा शांत हो जाता है। तब मैंने उससे कहा कि मैं हमेशा उसे बहुत ऑप्टिमिस्टिक समझता था, लेकिन आज रात मुझे महसूस हुआ कि कोई भी इंसान हर समय मजबूत नहीं रह सकता। इंसान का मन भी बारिश के बाद ज़मीन जैसा होता है। बारिश रुक जाने के बाद भी ज़मीन तुरंत सूख नहीं जाती। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वो थक कर टूटने लगता है। तब उसने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और शायद ज़िंदगी को उससे ज़्यादा समझता हूँ। उसने जानना चाहा कि उसके जैसी लड़की आखिर है क्या, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई उम्मीद बाकी है या वो सच में एक होपलेस इंसान बन चुकी है। मैंने तुरंत उसे ऐसा सोचने से मना किया। मैंने कहा कि वो म्यूज़िक पसंद करती है, खुद को संभालना जानती है और जितना वो खुद को कमज़ोर समझ रही है वो वैसी बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाता। मैंने उसे फिर से सिस्टर यान कह दिया। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे उसे इस तरह बुलाने की शायद आदत पड़ गई है और वो नाम उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके मुताबिक उसे बस मिस यान कह दूं तो बेहतर है। फिर उसने पूछा कि जो मैं अभी कह रहा हूं क्या वो सच में दिल से है या सिर्फ उसे शांत करने के लिए कह रहा हूं। मैंने कहा कि अगर वो ऐसा समझना चाहती है तो मुझे उसे बच्चा समझकर बहलाने वाला इंसान मान सकती है, लेकिन मेरी कही हर बात सच थी। मैंने ये भी कहा कि अगर वो चाहें तो अपनी परेशानियां मुझसे शेयर कर सकती हैं। उसने तुरंत मना कर दिया, लेकिन फिर मेरे करीब आकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई और कहने लगी कि वो काफ़ी दुखी है, उसकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन है, उसे दिन रात ऐसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने बताया कि एक बार किसी कॉलेज स्टूडेंट ने ज़्यादा शराब पीकर उस पर उल्टी भी कर दी थी। मैंने तुरंत अपनी गलती मानते हुए कहा कि ठीक है, अगर कभी मौका मिला तो मैं उसके लिए नए पैंट्स खरीद दूंगा। फिर मैंने कहा कि तुम जितना चाहे उतना रो सकती हो, लेकिन रो लेने के बाद भी जिंदगी आगे बढ़ानी पड़ती है। फिर उसने हैरानी से पूछा कि मैं लोगों को इतना अच्छा कैसे समझा लेता हूँ। मैंने कहा कि ऐसी बातें मैंने काफ़ी हद तक बुक से सीखी हैं। उसने पूछा कि कौन सी बुक। मैंने बताया कि एक मार्शल आर्ट्स नॉवल है जिसे समझने के लिए पेशेंस के साथ बैठकर पढ़ना पड़ता है। तभी उसकी नज़र मेरे पैरों पर गई और वो उन्हें देखकर काफ़ी हंसने लग गई और कहा कि मैंने उसके पिंक स्लीपर्स अभी तक पहन रखे हैं। मैंने बताया कि बेडरूम में अंधेरा था और बाहर निकलते समय जल्दी में जो स्लीपर्स मिले वही पहन लिए। मैंने इसके लिए माफ़ी मांगी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें पहन सकता हूँ। उसी समय वो अचानक समझ गई कि मैं वास्तव में वैसा इंसान नहीं था जैसा वो पहली नज़र में समझी थी। तभी मैंने उससे कहा कि सिस्टर यान चलो अब हम वापस चलते हैं। लेकिन इस टाइम वो काफ़ी गहरी नींद में चली गई थी, इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया। लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ लोग इसी तरफ आ रहे थे। तब मैंने घबराते हुए कहा कि चलो अब जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें अब घर जाकर सोना चाहिए। लेकिन वो जागने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने मजबूरी में उसे अपनी गोद में उठा लिया और वहां से भागने लगा। फिर मैं उसे कमरे में ले आया और उसे वही सुला दिया। मैं भी अब काफ़ी थक गया था, इसलिए चुपचाप वही सो गया। फिर कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो बाहर चली गई थी। उसने मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ रखी थी। उसमें लिखा था कि अभी वो नाश्ता खरीदने के लिए गई है और जब मैं जाग जाऊं तो बिस्तर समेट दूं। उसने मेरे कपड़े भी सुखा दिए थे। फिर थोड़ी देर बाद वो नाश्ता लेकर वापस आ गई। मैंने कहा कि उसे मेरे लिए इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हम दोनों नाश्ता करने बैठ गए। तब उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि ये बन ज़्यादा टेस्टी नहीं है, इसलिए मैं ही इसे खा लूँ। तब मैंने मन ही मन सोचा कि ऐसे तो ये इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। मैंने जल्दी से कह दिया कि मेरा पेट भर चुका है और अब मुझे यूनिवर्सिटी वापस जाना है। तब उसने कहा कि मुझे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर कहा कि मुझसे मिलना उसके लिए सच में एक लकी कोइंसिडेंस था। जैसे ही मैंने उसकी ये बात सुनी, मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई छोटा सा हिरन लगातार दौड़ रहा हो। मुझे लगा कि अगर मैं एक पल और रुका तो खुद को संभालना मुश्किल होगा, इसलिए मैं तुरंत वहां से जाने लगा। जाने से पहले मैंने उसे याद दिलाया कि मेडिसिन समय पर लगाती रहे और अभी मौसम काफ़ी ठंडा है, इसलिए उसे अकेले लेक के पास जाने से बचना चाहिए। उसने मेरी बात मानने का वादा किया और मुझे गुड बाय कहा। मैंने भी काफ़ी भारी मन से उसे आखिरी गुड बाय कहा और वहां से चला गया। हॉस्टल लौटने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे देखते ही पूछ लिया कि मैं पिछली रात हॉस्टल वापस क्यों नहीं आया। मैंने उसे बताया कि रात में बारिश शुरू हो गई थी,
फिर रास्ते में एक इंसान को बचाने की वजह से कुछ और बातें भी हो गईं और आखिरकार मुझे बाहर ही रात बितानी पड़ी। वो ये सुनकर हैरान रह गया कि मैं किसी की जान बचाने की बात इतनी कैजुअली कैसे बता सकता हूँ। फिर उसने तुरंत पूछा कि जिसे मैंने बचाया था वो लड़का था या लड़की। मैंने उसे ज़्यादा सवाल न करने को कहा क्योंकि पिछली रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और मुझे थोड़ा आराम चाहिए था। फिर मैंने उसे याद दिलाया कि दोपहर में आज स्कूल में एक सेरेमनी है, इसलिए तुम मुझे टाइम पर उठा देना। फिर जब मैंने सोने की कोशिश की तो मेरे दिमाग में पिछली रात की बातें घूम रही थी और मैं खुद से ही पूछ रहा था कि आखिर मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। अब कुछ ही देर बाद कैंपस में हलचल बढ़ने लगी। तभी अनाउंसमेंट हुई कि ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। अब सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं वापस हॉस्टल जा रहा था। तभी भीड़ के बीच अचानक किसी ने मुझे आवाज लगाई। वो हमारी सीनियर थी और हम दोनों की मुलाकात पहले भी हो चुकी थी। उसने मुझे देखकर पूछा कि आज रात यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन वेलकम पार्टी होने वाली है और पूछा कि क्या मैं उसके साथ वहां जाना चाहूंगा। मैंने उसे देखते हुए सोचा कि कभी शायद मुझे वो पसंद रही हो, लेकिन अब फीलिंग्स वैसी नहीं थी, इसलिए मैंने मना कर दिया और कहा कि आज रात मेरा पहले से कोई दूसरा प्लान है, वो किसी और के साथ चली जाए। उसने फिर भी मुझे दोबारा सोचने के लिए कहा, लेकिन मैंने अपना फैसला नहीं बदला। इसी दौरान आसपास खड़े स्टूडेंट्स की नज़र मिस यान पर गई। कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा तो कोई पूछने लगा कि वो आखिर किसकी सीनियर है। कुछ लोग उसे पहली बार देखकर हैरान थे क्योंकि उनकी नज़र में वो एक बेहद स्वीट और सॉफ्ट स्पोकन लड़की थी। कोई कह रहा था कि उसकी पर्सनैलिटी देखकर किसी को भी ऐसी जेंटल एल्डर सिस्टर जैसी लड़की पसंद आ सकती है। तभी उसकी नज़र कैंपस के सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी। वो बीच बीच में अपने सिक्योरिटी रूम में पानी लेने जाता था। तब उसने मौका देखकर खुद को उसकी नजरों से बचाते हुए कैंपस के अंदर आ गई। तभी वो अंदर एक स्टूडेंट से रास्ता पूछने लगी। उसने पूछा कि फॉरेन लैंग्वेजेस कॉलेज किस तरफ है। उस लड़के ने बताया कि सीधे आगे जाकर स्टेडियम तक जाना है और वहां से राइट टर्न लेने पर फॉरेन लैंग्वेजेस कॉलेज मिल जाएगा। मिस यान ने उसे धन्यवाद कहा और वहां से चली गई। उसी वक्त उसकी नज़र न्यू मून लेक की तरफ चली गई। उसे वो नाम काफ़ी अच्छा लगा। वो उसे देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र मेरी तरफ गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि शायद मेरे पास जो लड़की खड़ी है वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी। वही मैं उस लड़की से बातें कर रहा था कि तभी मिस यान भागते हुए हमारे पास आई। वो मेरा नाम लेकर मुझे बुलाने लगी। मैंने हैरानी से पूछा कि मिस यान आखिर हमारी यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंच गई। उसने हंसते हुए कहा कि क्या हमारी यूनिवर्सिटी इतनी अमीर है कि आउटसाइडर्स को अंदर आने की भी परमिशन नहीं है। मैंने समझाया कि मेरा मतलब वो नहीं था, यहाँ सिक्योरिटी और एंट्री रूल्स हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि वो अंदर आई कैसे। उसने बताया कि वो गेट से नहीं आई थी बल्कि दीवार फांद कर अंदर आ गई थी। फिर हंसते हुए बोली कि वो सिर्फ मजाक कर रही है और असल में मुझे कुछ देने आई है। पिछली रात मैं अपनी कैंपस कार्ड टेबल पर ही छोड़ गया था। उसे सुबह पता चला तो वो सीधे मुझे देने चली आई थी। तब मुझे समझ आया कि वो इतनी दूर सिर्फ मेरा कार्ड लौटाने आई थी। फिर मैंने उससे पूछा कि उसके घाव अब कैसे हैं और क्या आज कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है और शायद 2 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। तभी लिन रुई ने मुझे रोककर मिस यान के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उसे हैरानी थी कि आखिर ये लड़की कौन है, कैंपस कार्ड उसके पास क्यों था और हम दोनों बार बार चोटों की बात क्यों कर रहे थे। फिर उसने सीधे पूछ लिया कि क्या हम पिछली रात एक ही जगह पर रुके थे। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी दूसरी लड़की ने पूछा कि क्या मैं सच में लिन रुई के साथ फ्रेशमैन पार्टी में नहीं जा रहा। मैंने साफ कहा कि नहीं, मेरे पास सच में समय नहीं है। लिन रुई को यह सुनकर अजीब लगा क्योंकि उसके मुताबिक मैं पहले ऐसा नहीं था। मिस यान भी मुझे चिढ़ाते हुए बोली कि लगता है छोटे भाई को ये लड़की पसंद थी। माहौल थोड़ा अजीब होने लगा, इसलिए मैंने मिस यान को कैंपस कार्ड लौटाने के लिए धन्यवाद किया और बात बदलते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में नया क्रैब बर्गर रेस्टोरेंट खुला है और वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं उसे ट्रीट देना चाहता हूँ। उसने मेरी बात मान ली और हम दोनों वहाँ से जाने लगे। लेकिन तभी लिन रुई ने हमें रोकते हुए कहा कि पहले ये बात क्लियर करो कि तुम उसके साथ आखिर किस रिलेशनशिप में हो। मिस यान ने पलटकर उससे पूछ लिया कि पहले वो बताए कि वो मेरे लिए क्या है। वो कुछ कहने लगी लेकिन बात पूरी नहीं कर पाई। तभी मिस यान ने शांत अंदाज में उसे समझाया कि अगर ऐसा है तो शुआंग क्या करता है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि किसी दूसरे इंसान की जेन्युइन फीलिंग्स को यूं ही पैरों तले नहीं कुचलना चाहिए। आखिरकार कोई भी इंसान हमेशा किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। रेस्टोरेंट पहुंचकर मैंने 2 लोगों के लिए क्रैब स्ट्यू ऑर्डर किया और साफ कहा कि इसमें ज्यादा मिर्ची न डाली जाए क्योंकि मिस यान के घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए मैं स्पाइसी फूड अवॉइड कर रहा हूँ। तब उसने कहा कि मैं उसकी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा हूँ। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि मैं आखिर उस छोटी लड़की को पसंद कैसे करने लगा था। मैंने कहा कि अब उस टॉपिक को छोड़ देना ही बेहतर है। आखिर हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब इंसान कम उम्र में बिना ज्यादा सोचे किसी को भी पसंद कर बैठता है। गलती शायद उसकी नहीं, मेरी अपनी थी कि मैं उस वक्त इतना समझदार नहीं था। अब इसके बाद मिस यान ने पहला बाइट लिया और कहा कि क्रैब स्ट्यू सच में काफी अच्छा है। मैंने तुरंत कहा कि जाहिर है ये दुकान यहाँ अकेली है और इसका कोई दूसरा ब्रांच नहीं है। खाते खाते सॉस मेरे चेहरे पर भी लग गया था। तब उसने बड़े प्यार से मेरा चेहरा साफ करते हुए कहा कि मैंने हर जगह सॉस लगा दिया है। फिर मैंने उसकी तरफ पानी बढ़ाया और पूछा कि अब आगे उसका क्या प्लान है। मिस यान ने बताया कि वो लगातार काम करती रहेगी, लेकिन जिंदगी में सिर्फ काम करते रहना भी ठीक नहीं।
अगर इंसान हर वक्त खुद को व्यस्त रखे और कुछ और न करे तो धीरे धीरे वो खुद ही टूटने लगता है। इसलिए उसने तय किया कि आज रात लॉन्गयुआन लेक पार्क जाएगी। मैंने हैरानी से पूछा कि वहाँ क्या करने वाली है। उसने बताया कि वहाँ ओपन एयर सिंगिंग होती है। वो गाने सुनने और म्यूजिक एंजॉय करने के लिए अक्सर वहाँ जाती रही है। मुझे याद आया कि वो पहले भी बता चुकी थी कि उसे म्यूजिक बहुत पसंद है। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं भी उसके साथ जा सकता हूँ। उसने हैरानी से पूछा कि मैं वहां जाकर क्या करूंगा। मैंने कहा कि गाने सुनूंगा और अपनी दोस्त को सपोर्ट करूंगा। इसमें गलत क्या है? उसने कहा कि क्या मैं सच में जाना चाहता हूँ। मैंने बताया कि आज रात मेरे पास वैसे भी कोई खास काम नहीं है, इसलिए उसके साथ बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं। तब उसने कहा कि अभी तो तुम उस लड़की से कह रहे थे तुम आज बिजी हो। तब मैंने बताया कि मैं बस उससे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा बोल रहा था, और वैसे भी मैं हॉस्टल लौट कर भी बस गेम ही खेलता, इसलिए तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। मिस यान ने मेरी बात सुनी और आखिरकार मान गई। उसने कहा कि ठीक है, तो आज रात हम दोनों साथ में लॉन्गयुआन लेक पार्क चलेंगे। अब शाम के वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि कैंपस के इस खुले प्लाजा में इतना अलग नजारा देखने को मिलेगा। वहां दादा दादी की उम्र के लोग म्यूजिक पर इतने मस्त होकर डांस कर रहे थे कि पूरा माहौल ही खुशनुमा लग रहा था। तभी अचानक हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। मिस यान को इतना करीब देखकर मैं खुद थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और दिल की धड़कन भी अचानक तेज हो गई। फिर थोड़ी देर बाद मिस यान ने मेरी तरफ देखकर पूछा कि क्या मैं भी डांस करना चाहता हूँ। मैंने तुरंत उसे मना कर दिया और कहा कि यहाँ तो सभी बूढ़े लोग डांस कर रहे हैं, और वैसे भी मुझे न तो डांस करना आता है और न ही बूढ़े लोगों के बीच जाने की हिम्मत हो रही है। तब उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो अपनी तैयारी करने लगी और आखिर में उसकी सिंगिंग शुरू करने का वक्त आ गया। उसने बस कुछ नोट्स बजाए और मैं दंग रह गया। इतने हल्के हाथ से बजाने के बावजूद म्यूजिक बेहद खूबसूरत सुनाई दे रहा था। फिर उसने अपना पसंदीदा गाना शुरू किया। वो गाना मेरे लिए भी जाना पहचाना था और मुझे सबसे ज्यादा पसंद आने वाले सॉन्ग्स में से एक था। उसकी कुछ प्रोनाउंसिएशंस बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अलग ही चार्म था, जिसकी वजह से वे छोटी मोटी गलतियां भी प्यारी लग रही थीं। आसपास खड़े लोग भी उसकी सिंगिंग से प्रभावित हो गए। किसी ने कहा कि उसकी आवाज प्रोफेशनल सिंगर जैसी लग रही है और किसी ने उसे एक और सॉन्ग सुनाने के लिए कहा। तभी मुझे समझ आया कि वो यहाँ सिर्फ अपने शौक के लिए नहीं आई थी, वो सिंगिंग करके पैसे भी कमा रही थी। शुरुआत में मुझे लगा था कि शायद वो बस म्यूजिक के लिए यहाँ आती है, लेकिन अब पता चला कि अपनी पसंद की चीज से वो अपना खर्च भी निकालती है। मुझे ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी, उल्टा मुझे लगा कि खुद के टैलेंट से पैसे कमाने में शर्म कैसी। जिंदगी वैसे भी आसान नहीं होती, और अगर कोई अपने हुनर के दम पर अपना रास्ता बना रहा हो तो ये गर्व की बात है। उसने लगातार कई सॉन्ग्स परफॉर्म किए और पूरा क्राउड उसके साथ जुड़ गया। मैं बस भीड़ में खड़ा होकर उसकी सिंगिंग सुनता रहा। फिर सब लोगों के वहां से जाने के बाद हमने सामान समेट लिया। उसने मुझे ग्रिल्ड कोल्ड नूडल दिया। तब मैंने मन ही मन सोचा कि आज पूरी शाम उसने काफी मेहनत की है और मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे नूडल मिल गया। सच में ये काफी अच्छी है। तब मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वो सच में बहुत टैलेंटेड है। जब वो गा रही थी तब आसपास के लोग लगातार उसके लिए तालियां बजा रहे थे और चीयरिंग कर रहे थे। उसने पूछा कि मैं अचानक इतना सीरियस होकर उसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। फिर उसने मेरे हाथ में पकड़े खाने की ओर इशारा करके पूछा कि क्या मैं उसे खाने वाला हूँ या नहीं, क्योंकि वो ठंडा हो रहा था। उसने कहा कि अगर मुझे नहीं खाना तो वो खा सकती है, क्योंकि उसका पेट अभी पूरी तरह नहीं भरा था। तब मैंने उसे आराम से खाने को कहा और बताया कि मेरे वाले में से वो भी कुछ खा सकती है। फिर मैंने दोबारा से कहा कि उसकी सिंगिंग काफी अच्छी है, उसकी आवाज कई ऑनलाइन सिंगर्स से भी ज्यादा अच्छी है। मैंने पूछा कि क्या उसने बचपन से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी। उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, उसने अपने दम पर इंटरनेट से कोर्सेज खरीदकर प्रैक्टिस की थी। फिर उसने बताया कि अगर उसे सिर्फ पेट भरना होता तो दिन में कोई भी छोटा मोटा काम करके गुजारा कर सकती थी, लेकिन वो दिन रात इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसे अपने म्यूजिक के पैशन को जिंदा रखना है। उसकी बात सुनकर मुझे समझ आया कि उसके लिए सिंगिंग कोई टेम्पररी हॉबी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी की मुश्किलों के बावजूद उसी चीज को बचा कर रखना चाहती थी जिसे वो सच में पसंद करती थी। फिर मैंने मजाक में पूछा कि क्या वो भविष्य में एक बड़ी सिंगर बनने का सपना देखती है। उसने कहा कि वो मंजिल अभी बहुत दूर है और फिलहाल वो बस उसके बारे में सपना देखने की हिम्मत करती है। फिर उसने हंसते हुए कहा कि अगर कभी उसका सपना सच हो गया तो मैं उसका छोटा भाई बनकर उसके साथ रह सकता हूँ। मैंने भी मजाक में उसके फ्यूचर सुपरस्टार बनने पर उसे कंग्रेचुलेशंस दिया। तब उसने मेरी तरफ देखते हुए हॉस्पिटल में हमारी पहली मुलाकात को याद किया। जब हम पहली बार मिले थे तब वो मुझे बेहद कोल्ड और रिजर्व्ड लगी थी। उसने खुद कहा था कि उसे ज्यादा बोलना पसंद नहीं, लेकिन अब जब मैं उसे जान चुका था तो वो इमेज बिल्कुल उल्टी लग रही थी। अब वही लड़की मेरे साथ म्यूजिक शेयर कर रही थी, मेरे साथ घूम रही थी और अपनी जिंदगी की बातें भी खुलकर बता रही थी। उस शाम मुझे पहली बार लगा कि शायद किसी इंसान को समझने के लिए उसकी पहली झलक काफी नहीं होती। कभी कभी असली पर्सनैलिटी सामने आने में वक्त लगता है। फिर बातों बातों में मैंने उसे याद दिलाया कि हमारी पहली बातचीत हॉस्पिटल में हुई थी। उस समय मुझे वो बेहद कम बोलने वाली और रिजर्व लगी थी, लेकिन अब उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो वही लड़की है। उसने समझाया कि असल में वो पहले से ही कम बोलने वाली थी। बचपन से वो ज्यादातर अकेली रही थी और उसके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिससे वो खुलकर बातें कर सके। शायद यही वजह थी कि जब मैं उसकी जिंदगी में आया तो वो लगातार मुझसे बातें करती रहीं और छोटी छोटी बातों के लिए भी मुझे थैंक यू कहती रहीं। उसने कहा कि मुझसे मिलना उसके लिए सच में बहुत लकी था।
फिर उसने मेरी राय पूछी कि अभी जो इंग्लिश सॉन्ग उसने गाया था वो मुझे कैसा लगा। उसने बताया कि उसे उस गाने के लिरिक्स ठीक से आते भी नहीं थे, उसने बस वर्ड्स की साउंड्स याद करके किसी तरह उन्हें प्रैक्टिस किया था। मैंने कहा कि फिर भी उसकी आवाज़ में सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा था, और सच कहूँ तो मेरा मन अभी और सुनने का था। ये सुनकर उसने कहा कि अगर मुझे इतना पसंद आया है तो वो एक और गाना सुना सकती है। उसने पहले ही बता दिया कि उसके गले में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए इस बार आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं होगी। फिर उसने मुझे थोड़ा पास आने के लिए कहा ताकि मैं ठीक से सुन सकूं। वो धीरे धीरे गाने लगी। उसकी धीमी आवाज़ रात के शांत माहौल में और भी साफ सुनाई दे रही थी। गाने में किसी ऐसे इंसान से मिलने की बात थी जिसकी आंखें साफ, हवा और चांदनी जैसी लगती हैं, जैसे किसी पुराने संसार में अचानक किसी परिचित इंसान से दोबारा मुलाकात हो गई हो। उसकी आवाज़ में एक हल्की उदासी और अपनापन था। मैं चुपचाप उसकी सिंगिंग सुनता रहा और वो पूरा गाना खत्म होने तक उसी शांत अंदाज में गाती रही। तभी मेरा फ़ोन बज उठा। दूसरी तरफ मेरा रूममेट था जो पूछ रहा था कि मैं अभी तक हॉस्टल क्यों नहीं लौटा। उसने कहा कि जल्दी वापस आओ और गेम खेलने के लिए ऑनलाइन आ जाओ। मैंने उसे ज़्यादा जवाब नहीं दिया और कॉल काट दिया। तब मैंने बताया कि वो मेरा रूममेट जियांग शेंग था और मुझे उसकी बातों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी मिस यान एक अजीब बात पूछी, आखिर जियांग शेंग मुझे शाओयुए कहकर क्यों बुलाता है। मैंने बताया कि मेरा नाम शुआंग है और उसे उल्टा पढ़ने पर यह एक पुराने शब्द जैसा बनता है जिसका संबंध मून से है। बचपन से मेरे परिवार वाले इसी वजह से मुझे शाओयुए कहकर बुलाते आए हैं। जियांग शेंग और मेरा बचपन का दोस्त भी बचपन से यही निकनेम इस्तेमाल करते हैं। तब मिस यान ने धीरे से पूछा कि क्या आगे से वो भी मुझे इस नाम से बुला सकती है। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मैं भी उसे सिस्टर यान कह सकता हूँ। तब उसने शर्माते हुए कहा कि मैं उसे मिस यान भी कह सकता हूँ क्योंकि सिस्टर यान उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। तब मैंने भी उसके मजे लेते हुए उसे फिर से सिस्टर यान कह दिया। वो तुरंत नाराज होने का नाटक करते हुए बोली कि ऐसा किया तो मार पड़ेगी। मैंने हंसकर कहा कि ठीक है, अब नहीं बुलाऊंगा। फिर इसके बाद मैं मन ही मन सोचने लगा कि हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वो अपने म्यूजिक के पैशन के पीछे भाग रही थी, जबकि मैं किताबों और वर्ड्स की दुनिया में खोया रहता था। लेकिन किस्मत ने किसी तरह हमारी राहें एक दूसरे से जोड़ दी थी। अब हालत ये थी कि हमें साथ रहने के लिए किसी खास वजह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो बस मेरे पास रहती और उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होती। उसके मुताबिक मेरे साथ कुछ न करना भी उसे सुकून देता था। अगले दिन मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए चला गया। तब मेरे दोस्त ने मजाक में कहा कि सिर्फ स्कूटर क्यों, सीधे 4 पहियों वाली गाड़ी ले लो, ज़्यादा कूल लगोगे। मैंने बताया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर उसने कहा कि अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो मदद कर सकता है, लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने बताया कि वो पैसे बचा कर रखेगा और बेवजह खर्च नहीं करेगा तो उसे भविष्य में शादी के लिए भी हेल्प मिलेगी। फिर उसने मुझे छेड़ते हुए कहा कि अगर स्कूटर ले रहे हो तो पिंक वाला स्कूटर ही ले लो, क्योंकि उसका रंग मेरी गर्लफ्रेंड की पर्सनैलिटी से सबसे ज़्यादा मैच करेगा। तब मैंने भी मन ही मन सोचा कि ये कलर सिस्टर यान के लिए एकदम सही रहेगा, क्योंकि जब मैं खुद स्कूटर नहीं चलाऊंगा तो सिस्टर यान भी उसे इस्तेमाल कर सकती है। फिर मैं स्कूटर लेकर उसके पास पहुंच गया। वो मुझे लगातार उसके पिंक रंग को लेकर चिढ़ाती रही और मैं भी उसकी बातों का जवाब देता रहा। आखिर मैंने कहा कि अब बस करो, ज़्यादा मजाक मत उड़ाओ, चलो स्कूटर पर बैठो, आज तुम्हें शहर घुमाता हूँ। फिर शहर में घूमते घूमते उसने अचानक कहा कि उसे थोड़ी प्यास लग रही है और जैस्मिन ग्रीन टी पीने का मन है। मैंने पूछा कि ग्रीन टी भी कोई पीने की चीज़ है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक ठंडी फैंटा की बोतल लेकर आता हूँ। आगे मेरी नज़र क्लॉ मशीन पर पड़ी। मैंने सिस्टर यान के लिए एक छोटा सा स्टफ टॉय निकालने की कोशिश की, लेकिन मामला उम्मीद से कहीं ज़्यादा मुश्किल निकला। एक के बाद एक कॉइन डालता गया और मशीन हर बार मुझे निराश करती रही। आखिर में मैंने झुंझलाकर कहा कि कम से कम मेरे कॉइन्स तो वापस कर दो, लेकिन मशीन ने कोई रहम नहीं दिखाया। वहीं पर सिस्टर यान मेरा इंतजार कर रही थी। तब मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचा तो मिस यान ने पूछा कि इतनी देर कहाँ लगा दी। उसने कहा कि सिर्फ एक ड्रिंक खरीदने में इतना समय कैसे लग सकता है। मैंने तुरंत कहा कि मैं तो बस ड्रिंक लेने गया था। वो मेरी तरफ देखकर बोली कि ऐसा नहीं लगता, कहीं मैं क्लॉ मशीन खेलने तो नहीं चला गया था। मैंने बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसने समझ लिया कि मैं सच में वहां गया था। मैंने बिना ज़्यादा बहस किए उसे ड्रिंक पकड़ाई और कहा कि पहले इसे पीकर देखो। उसने एक सिप लिया और कहा कि टेस्ट अच्छा है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा स्वीट है। मैंने हंसकर कहा कि चिल्ड फैंटा का असली मज़ा ही तभी है जब वो इतनी स्वीट हो। फिर कुछ देर बाद मिस यान ने अचानक गंभीर होकर पूछा कि मैं आखिर हर समय उसके साथ क्यों घूमता रहता हूँ। वो जानना चाहती थी कि मेरे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है और मैं उसकी इतनी केयर क्यों करता हूँ। मैंने कहा कि हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं, और वैसे भी उस रात के बाद से मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे डर था कि उस रात रोने के बाद उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, इसलिए मैं बस उसके साथ घूमकर उसका मूड थोड़ा बेहतर करना चाहता था। लेकिन उसने तुरंत मुझे रोकते हुए कहा कि वो मुझे अपना भाई या सिर्फ कोई ऑर्डिनरी दोस्त नहीं मानती। तब मैंने सीधा सवाल कर दिया कि अगर दोस्ती वाली बात नहीं है तो आखिर मैं उसके लिए क्या हूँ। तब उसने बड़े शांत अंदाज में कहा कि अब से वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तो ये सुनकर एकदम दंग रह गया।